ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में निहत्थे सैलानियों पर 3 आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। उनका नाम, उनका धर्म पूछकर आतंकियों ने सैलानियों को गोली मारी थी। आपको ये भी याद होगा कि इस पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के मुख्यालय मुरीदके को मिट्टी में मिला दिया था। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर बहावलपुर में जो है, उसको ब्रह्मोस मिसाइल ने मट्टी में मिला दिया था। लेकिन आज हम एक बार फिर से बात करेंगे उस पहलगाम हमले की, क्योंकि एनआईए ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करके पहलगाम की पूरी साजिश, पहलगाम हमले की पूरी साजिश का खुलासा किया है। हम आज आपको बताएंगे कि वो पाकिस्तान में बैठा कौन मास्टरमाइंड है जिसने तीनों आतंकियों को पहलगाम के बैसरन घाटी में भेजा था। वो कौन मास्टरमाइंड है जो तीनों आतंकियों को लगातार मोबाइल फ़ोन से गाइड कर रहा था, निहत्थे निर्दोष सैलानियों को मारने के लिए आतंकियों को उकसा रहा था। तो दरअसल 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था? लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब पहलगाम पुलिस स्टेशन को ये जानकारी मिली कि पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमला हो गया। दरअसल पहलगाम निचला इलाका है और पहलगाम से बैसरन घाटी जाने के लिए 7 मिनट का ट्रैक है और ट्रैक करके घोड़े खच्चर के जरिए जो सैलानी है वो बैसरन घाटी में जाते हैं। जब ये आतंकी हमला हुआ था तो उसके 2 दिन बाद मैं खुद उस बैसरन घाटी में पहुंचा था जहां आतंकियों ने हमला किया था, और अब मैंने पूरी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देश को दिखाई थी किस तरह से वहां पर आतंकी हमला हुआ था। तो उस बैसरन घाटी से जब ये आतंकी हमला हुआ तो उस बैसरन घाटी से एक एक करके जो सैलानी जो बचे वो भागकर नीचे आ रहे थे और वो भी लोकल लोगों को जानकारी दे रहे थे। तो शुरुआत में जानकारी मिली, लेकिन 7 दिन बाद एनआईए को ये जांच सौंप दी गई थी। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचती है और जम्मू कश्मीर पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए की टीम ने पूरे मामले की जो फाइल है उसको ध्यान से देखा, उसको खंगालना शुरू किया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जो घायल लोगों की मेडिकल रिपोर्ट थी और जो तमाम एविडेंस जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्राइम सीन से कलेक्ट किए थे उसको अपने कब्जे में लिया। उसके अलावा जो स्केच था, जो पूरे एरिया का मैप था, उन सब की बारीकी से जांच की गई। एनआईए की टीम ने उसको समझा। जांच अधिकारी ने पहलगाम थाने के एसएचओ और पहले जांच कर रहे अधिकारियों के साथ बैठकर केस के हर छोटे बड़े पहलू पर चर्चा की ताकि हमले की जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो सके। इसके बाद टीम बैसरन पार्क पहुंची। पर्यटन हट तक गाड़ियों से जाने के बाद आगे का रास्ता कच्चे ट्रैक से होकर पहाड़ी की तरफ जाता था। पिछले कुछ दिनों की बारिश की वजह से रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। वहाँ गाड़ियों के टायरों के निशान, घोड़ों के खुरों के निशान और लोगों के पैरों के ताज़ा निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जाहिर सी बात है वहाँ लोग चढ़ उतर कर गए थे, भगदड़ मची थी, तो लोगों के पैरों के निशान थे, चप्पल बिखरे पड़े हुए थे, वो चप्पल जूते सारे बिखरे पड़े हुए थे। मैं खुद जब उस ट्रैक कर रहा था तो मैंने सारी चीज़ें देखी थी। टीम ने पूरे जो क्राइम सीन है, एनआईए की टीम ने पूरे क्राइम सीन की जांच पड़ताल की और उसे पहले से जो तैयार किए गए स्केच मैप से मिलाया। टीम ने उस रास्ते को भी देखा जहां से आतंकियों ने एंट्री की होगी। पूरे पार्क का जो ढांचा ऐसा था कि बीच मैदान पर हर तरफ से साफ नज़र रखी जा सकती थी। मतलब जो बैसरन घाटी है वो बीचों बीच है और चारों तरफ जंगल है। तो अगर किसी को बैसरन घाटी की तरफ नज़र रखना होगा तो अगर घात लगाकर जो बैसरन घाटी के चारों तरफ जंगलों की तरफ आप बैठेंगे तो आपको पूरा बैसरन घाटी का नज़ारा साफ दिखाई देगा। खैर, वहाँ एनआईए की टीम ने नोटिस किया कि बैसरन पार्क एक दूर दराज इलाके में था जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और न ही
वहाँ तक कोई सीधी सड़क जाती थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसलिए 30 अप्रैल को वहाँ बड़े लेवल पर ग्रिड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस तलाशी अभियान में एनआईए की टीम, फॉरेंसिक टीम, सुरक्षा बल, एंटी सैबोटाज टीम जैसी तमाम टीमें जो है वो शामिल थी और एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद सीबीआई से उस लोकेशन की 3D मैपिंग कराई गई, जिसकी रिपोर्ट वो 7 मई को एनआईए को सौंपते हैं। अब एनआईए की टीम इन तमाम चीज़ों के अलावा आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी, जिसमें दुकान वाले, पौनी वाले, ढोक में रहने वाले और टैक्सी ड्राइवर शामिल थे। तकरीबन 1113 लोगों से पूछताछ एनआईए की टीम ने की और ये जो सर्च ऑपरेशन था, ये पूछताछ एनआईए के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि एनआईए की टीम इस झोपड़ी तक पहुंची। एक अज्ञात विटनेस ने एनआईए को ये बताया था इस झोपड़ी के बारे में, और क्या बताया कि हमले के एक दिन पहले जब वो अपने घर लौट रहा था, तब उसने लोकल वहाँ के रहने वाले बशीर अहमद को 3 हथियारबंद लोगों के साथ देखा था। बशीर उन तीनों को परवेज के घर लेकर गया, यानी इस झोपड़ी में। उस अज्ञात विटनेस ने बताया कि जब वो 22 अप्रैल की सुबह बैसरन पार्क गया तो उसने वहाँ भी बशीर और परवेज दोनों को देखा, और उसके कुछ घंटों बाद खबर आती है कि बैसरन में हमला हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इस विटनेस को भी उन 3 आतंकियों ने पकड़ा था और इससे कलमा पढ़ने को बोला। जब इसने कलमा पढ़कर सुनाया, तब इस विटनेस को छोड़ दिया था आतंकियों ने। इस विटनेस से हुई पूछताछ के बाद एनआईए ने और कुछ जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद कुछ और चीजें मिली। विटनेस से मिली जानकारी और बाकी सबूतों के बाद 22 जून को एनआईए की टीम ने दोनों पोनी वाले बशीर और परवेज को गिरफ्तार कर लिया। यहां से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछताछ के दौरान परवेज अहमद ने जांच एजेंसियों को उस रात की कहानी बताई। उसने बताया कि पहलगाम हमले से ठीक एक दिन पहले 21 अप्रैल की शाम करीब शाम के 5 बजे वो अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ अपनी ढोक में चाय पीने की तैयारी कर रहा था। यही ढोक था। तभी उसका मामा बशीर अहमद अचानक वहां पहुंचा और उसने इशारे से चुप रहने को कहा। यानी अचानक जो बशीर अहमद है वो वहां पहुंचता है उस ढोक के पास और परवेज को इशारे से चुप रहने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद बशीर बाहर गया और वापस लौटा, लेकिन इस बार उसके साथ 3 हथियारबंद आदमी थे। यानी 21 अप्रैल को आतंकी वहां पहुंच गए थे। तीनों आतंकियों के हाथ में बंदूकें थीं। वो अंदर आकर बैठ गए, उसके बाद पानी मांगा। उन तीनों ने बताया कि वो बहुत थके हुए हैं और लंबा सफ़र तय करके वो यहाँ पहुँचे हैं। पानी पीने के बाद उन तीनों आतंकियों ने परवेज से कहा कि अल्लाह के रास्ते में पड़ने वालों की मदद करने पर उसे सवाब मिलेगा। परवेज ने बताया कि वो तीनों आतंकी लगातार जिहाद और कश्मीर की आज़ादी की बातें कर रहे थे। उन तीनों ने फिर चाय पी और रात में परवेज की बीबी ने उनके लिए खाना बनाया। खाना खाते समय उनमें से एक आतंकी ने परवेज से अमरनाथ यात्रा, सिक्योरिटी फोर्सेस की आवाजाही और इलाके में उनकी तैनाती के बारे में बातें की थी और पूछताछ किया था। परवेज ने बताया कि तीनों आतंकी उर्दू में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बोली में पंजाबी लहजा साफ महसूस हो रहा था। आपस में भी वो पंजाबी में ही बातचीत कर रहे थे। परवेज की पत्नी ताहिरा ने भी जांच एजेंसियों के सामने यही कहानी दोहराई। अब सवाल यह है कि बशीर अहमद का वास्ता उन 3 आतंकियों से कैसे पड़ा। इसके बाद जांच एजेंसियों ने बशीर अहमद जोठाड़ से भी पूछताछ की थी। उसने बताया कि हमले से एक दिन पहले शाम को वो अपने घोड़े को देखने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। दरअसल वो भी पोनी वाला ही था। घोड़े और खच्चर वहाँ लोग रखते हैं, जिसके ज़रिए वो सैलानियों को पहलगाम से बैसरन घाटी की तरफ लेकर जाते हैं। तो वही घोड़े देख रहा था। वो जंगल की तरफ जा रहा था अपने घोड़ों को देखने के लिए। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से 3 हथियारबंद लोग उसके सामने आए। उनके हाथों में बंदूकें थीं।
उन्होंने बशीर से कहा कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले चले और खाने का इंतज़ाम करे। बशीर को तभी समझ में आ गया था कि वो मुजाहिद थे, ऐसा बशीर ने एनआईए को बताया। उन तीनों ने बैग और पाउच छिपाने के लिए परवेज को दिया, जिसे परवेज ने कंबलों के नीचे छुपा दिया। तीनों करीब 5 घंटे तक ढोक यानी झोपड़ी में रुके रहे। रात करीब 10 बजे वो एक एक करके वहां से निकल गए। जाते समय छोटे कद वाले आतंकी ने परवेज को 3000 रुपया भी दिया था। गिरफ्तार परवेज और बशीर ने एनआईए के सामने कई राज खोले, जिसके बाद 28 जून को बशीर अहमद के ढोक, परवेज अहमद के ढोक और बैसरन घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एनआईए ने परवेज और बशीर से पूछताछ के दौरान ये पाया कि वो कुछ बातें छुपा रहे हैं, इसलिए 9 जुलाई को दोनों का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए एनआईए ने कोर्ट में अर्जी दी, जिसे 29 अगस्त को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर 22 अप्रैल को उस बैसरन घाटी में क्या हुआ था। विटनेस ने बताया कि जिन 3 आतंकियों को उसने परवेज के घर जाते देखा था, वही आतंकी हथियारों से लैस होकर ब्रेंडा गन की तरफ से बैसरन पार्क की ओर आए। पार्क में घुसने से पहले वो एक पेड़ के नीचे बैठे और खाना खाया। कुछ देर बाद वहीं उन्होंने अपने बैग से कंबल निकाले और खुद को ढक लिया। फिर उनमें से 2 आतंकी हमले वाली जगह की तरफ गए, थोड़ा दूर से पार्क के अंदर नजर रखी। कुछ देर बाद वो वापस तीसरे आतंकी के पास लौट गए, जहां उनका सामान रखा था। तीनों ने अपने बैग वहीं छोड़े और फिर उस पार्क की तरफ आगे बढ़े। 2 आतंकी सीधे पार्क के मेन गेट और ढाबों की तरफ बढ़े, जबकि तीसरा, जो कद में छोटा था, जिप लाइन के आखिरी हिस्से की तरफ चला गया था। तीनों ने पार्क के अंदर पहुंचकर ऐसी पोजीशन चुनी जहां से वो पूरे इलाके को घेर सके। हबीब ताहिर और हमजा अफगानी ये 2 आतंकी थे, जो ढाबों के पास पहुंचकर आम लोगों की तरफ बैठ गए। उनमें से एक थोड़ा पीछे हथियार के साथ छिपकर निगरानी करता रहा। दूसरी ओर सुलेमान जिप लाइन वाले हिस्से में पहुंचा, जहां बाद में कारतूसों के खोखे मिले। तीनों आतंकियों ने खुद को इस तरह तैनात किया कि पार्क के बीचों बीच मौजूद लोग चारों तरफ से उनकी गोलीबारी से घिर जाएं। यानी तीनों आतंकियों ने ऐसी पोजीशन ली कि जब वो गोलीबारी करें तो बाकी लोग जो बैसरन घाटी के बीचों बीच है वो घिर जाएं। गवाहों के मुताबिक आतंकियों ने लोगों से पहले उनका धर्म पूछा। वो हर शख्स से पूछते कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। कई लोगों से कलमा पढ़ने को कहा गया। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए या जिन्होंने बताया कि वो मुसलमान नहीं हैं, उन्हें बेहद करीब से गोली मार दी गई। इस दौरान आतंकी बार बार कहते रहे, मोदी को बोलो, जो साफ तौर पर मौजूदा सरकार के लिए मैसेज था। यानी ये साफ मैसेज था कि आतंकी सरकार को मैसेज देना चाह रहे थे। दोपहर 2:23 पर सबसे पहली गोली जिप लाइन वाले हिस्से से आतंकी सुलेमान ने अपनी M4 कार्बाइन से चलाई थी। इसके तुरंत बाद बाकी दोनों आतंकियों ने AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। जिप लाइन और ढाबों की ओर से हुई गोलीबारी ने पार्क के बीच वाले मैदान को मौत के घेरे में बदल दिया। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी और लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दोस्तों, वो मंजर भी आपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा कि किस तरह से आतंकियों ने वहां पर कहर बरपाया था। जो महिलाएं थीं वो रो रही थी, बिरक रही थी। आगे की जांच में उस जगह से 4 और खाली कारतूस बरामद हुए, जहां से आतंकियों ने पार्क से निकलने के बाद फायरिंग की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये फायरिंग बाद में खुशी मनाते वक्त की गई थी। तीनों जो आतंकी थे उन्होंने 26 लोगों की गोली मार के हत्या की। उसके बाद पार्क से निकलते वक्त
हवा में फायरिंग की थी और वो फायरिंग खुशी मनाने के लिए थी, जिससे ये साफ होता है कि तीनों जो आतंकी थे उनके मन में कोई अफसोस नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। अब इस हमले के यानी पहलगाम हमले के कुछ घंटों बाद, अब ये देखिए पूरी साजिश पाकिस्तान की हम आपको खोल कर दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर कश्मीर फाइट नाम के एक हैंडल से एक पोस्ट डाली गई। उस पोस्ट में जो लोकल्स नहीं हैं उन्हें निशाना बनाने जैसी बातें लिखी गई थी। जांच एजेंसियों ने जब इसको ट्रैक किया तो कई डिजिटल सुराग पाकिस्तान तक पहुंचे। जांच में जस्टिस लीग ऑफ इंडिया नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी सामने आया, जहां खालिस्तानी कट्टरपंथी और हिंसा भड़काने वाली बातें शेयर की जा रही थी। इस चैनल को चलाने वाले अकाउंट का संबंध भी उन्हीं ऑनलाइन नेटवर्क से था जो कश्मीर फाइट से जुड़े हुए थे। कश्मीर फाइट नाम के टेलीग्राम चैनल पर ही सबसे पहले टीआरएफ ने यह क्लेम किया था कि पहलगाम आतंकी हमला उन्होंने कराया था। जब पहलगाम हमला हुआ तो उसके तुरंत बाद टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक कहानी बदल गई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। उसी दिन टीआरएफ ने अपने टेलीग्राम चैनल द रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफिशियल पर एक नया बयान जारी कर दिया। इस बार संगठन ने हमले से खुद को अलग दिखाने की कोशिश की और इसे फॉल्स फ्लैग बताना शुरू कर दिया। टीआरएफ ने यह दावा किया कि उनका चैनल हैक हो गया था और पुराना मैसेज झूठा था। अब देखिए, पहले टीआरएफ ने क्लेम किया कि पहलगाम आतंकी हमला उन लोगों ने ही करवाया है। उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दबाव आता है, खंडन होता है हमले का, तब वो पलट जाते हैं कि हमारा चैनल हैक हुआ था। लेकिन जैसे ही टीआरएफ मना करती है, भारत में भी कुछ लोग सरकार पर ही, सेना पर ही, सब पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी। अपने बयान में टीआरएफ ने कहा कि उन पर लगाया गया आरोप जल्दबाजी में लगाया गया है। उन्होंने एफआईआर के समय पुलिस की कार्रवाई और जांच पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने पुराने आतंकी हमलों जैसे चिट्टी सिंहपोरा 2000, पार्लियामेंट अटैक 2001 और 26/11 का जिक्र कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। तो एक तरफ पहले हमले की जिम्मेदारी लेना, दूसरी तरफ जब दबाव बढ़ता है तो पलट जाना कि हमारा चैनल ही हैक हुआ था, और उसके बाद खुद ही भारत पर सवाल उठा देना। तो ये सबकी ये जो सब था, ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा था। लेकिन जब ये तमाम टेलीग्राम चैनल को ट्रैक किया एनआईए की टीम ने, तब जांच एजेंसियों को डिजिटल सबूत मिले जो अलग कहानी बता रहे थे। जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट हो या बाद में किया गया इनकार वाला पोस्ट, दोनों पाकिस्तान से जुड़े डिजिटल नेटवर्क से ही डाले गए थे। ये एनआईए की जांच में साफ हो गया। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि उस समय इस्तेमाल किए गए आईपी एड्रेस का लोकेशन पाकिस्तान के पंजाब का था। कश्मीर फाइट से जुड़ी ऑनलाइन एक्टिविटी का नेटवर्क भी सीएमपैक लिमिटेड के आईपी एड्रेस तक पहुंचा, जिसकी लोकेशन खैबर पख्तूनख्वा बताई गई। फॉल्स फ्लैग जैसी बातें इस्तेमाल कर पाकिस्तान दुनिया के सामने अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये तमाम जो एनआईए की टीम ने ये तमाम एविडेंस कलेक्ट कर लिए, यानी पहलगाम हमला कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी मिल गई। 2 जो लोकल मददगार थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया एनआईए ने। जिन टेलीग्राम चैनल से क्लेम किया गया था उनको भी ट्रैक कर लिया गया, वो पाकिस्तान का ही नेटवर्क था। अब सवाल था कि तीनों आतंकी कहाँ थे, उनकी तलाश की जा रही थी। उसी दौरान 28 जुलाई को श्रीनगर के महादेव हिल्स में
सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसकी रिपोर्ट हरवान पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई जाती है। पुलिस स्टेशन को खबर मिलती है कि 3 अज्ञात हथियारबंद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है, लेकिन वो तीनों इस मुठभेड़ में मारे गए। ये एफआईआर की कॉपी है। अब कुछ महीनों पहले बैसरन घाटी में हुए हमले में भी 3 आतंकी शामिल थे, इसलिए एजेंसियों के कान खड़े हुए। एनआईए ने उन 3 आतंकियों की शिनाख्त करवाने का फैसला किया, कुछ विटनेस से, साथ ही जो गिरफ्तार बशीर और परवेज से थे उनसे भी। इंटेल एजेंसियों को जो लगा वही हुआ। ये तीनों वही थे जिन्होंने उस घिनौने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ये तीनों वाकई वही आतंकी फैजल जट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी थे। ये तीनों वही आतंकियों के नाम है जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला किया था। सुरक्षा बलों को इनके पास से कुछ हथियार भी मिले थे, जिनमें 2 AK-47 राइफल और एक M4 कार्बाइन भी था। वही हथियार जिनका इस्तेमाल पहलगाम हमले में हुआ था। एनआईए को पता चला कि ये तीनों आतंकी न सिर्फ पहलगाम हमले में शामिल थे, बल्कि कई और आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें 21 दिसंबर 2023 को पुंछ जिले में इन आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 5 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद 4 मई 2024 को पुंछ के शाह सितार सनई इलाके में वायुसेना के काफिले पर अटैक हुआ। आतंकियों ने अचानक घात लगाकर गोलियां चलाईं, जिसमें एक जवान की मौत हो गई। वहीं 9 जून को रियासी जिले में शिवखोड़ा से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पर भी फायरिंग हुई, और यह उसी दिन हुआ था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तोयबा टीआरएफ ने ली थी। लश्कर-ए-तोयबा का जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है टीआरएफ है। एनआईए के मुताबिक इन सभी हमलों का तरीका एक जैसा था। पहले रेकी की गई, फिर घात लगाकर हमला किया गया, और उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी लिया गया, डर फैलाया गया। बाद में जांच में इन्हीं नेटवर्क और आतंकियों के तार पहलगाम हमले से भी जुड़े पाए गए। अब पहलगाम हमले की जो पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जांच में बरामद मोबाइल डेटा ने कई पुराने हमलों और पहलगाम हमले के बीच एक बड़ा संबंध एक्सपोज किया। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी फैजल जट के फोन से मिली तस्वीरों और डेटा से यह पता चला कि वो और उसके साथी जुलाई 2024 तक पुंछ राजौरी इलाके में थे और बाद में पीर पांजाल पार कर कश्मीर घाटी पहुंच गए थे। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से 2 मोबाइल फोन मिले। तीनों आतंकियों की चैट से यह पता चला कि पाकिस्तान में बैठा साजिद जट उर्फ अली भाई नाम का एक आतंकी है जो इन तीनों आतंकियों को गाइड कर रहा था। साजिद जट लश्कर-ए-तोयबा का कमांडर है और यही वो आतंकी है जिसने पहलगाम हमले को अंजाम दिलवाया। यही पहलगाम हमले का हैंडलर था। मोबाइल डेटा में अल्पाइन क्विस्ट ऐप के स्क्रीनशॉट भी मिले, जिनमें बैसरन पार्क के आसपास की लोकेशन मार्क की गई थी। जांच में पता चला कि ये स्क्रीनशॉट 15 और 16 अप्रैल को लिए गए थे, जिसे उन तीनों आतंकियों ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड साजिद जट को भेजा। ये दोनों लोकेशन बैसरन पार्क के बिल्कुल पास की थी। इससे साफ हो गया कि इस आतंकी हमले की साजिश कम से कम 15 अप्रैल से रची जा रही थी। यह भी सामने आया कि आतंकियों के पास से मिले दोनों रेडमी फोन पाकिस्तान में खरीदे गए थे। एक फोन लाहौर के कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट कोट लखपत इलाके में सप्लाई हुआ था, जबकि दूसरा कराची के सराय फैजल इलाके में भेजा गया था।
ये साफ तौर पर सामने आ गया कि पहलगाम के बैसरन आतंकी हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। अदालत के सामने रखे गए सबूतों के मुताबिक पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए तोयबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस पूरे हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी। वहीं आतंकियों की आवाजाही, टारगेट चुनने, ड्रोन के जरिए सामान गिराने, हथियार पहुंचाने और आपसी कनेक्शन को साजिश जट पाकिस्तान में बैठकर देख रहा था। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड है वो साजिश जट है, जो पाकिस्तान में फिलहाल मौजूद है। फॉरेंसिक जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। पहलगाम हमले और 20 अक्टूबर 2024 को गगनगीर में एपीसीओ कैंप पर हुए आतंकी हमले से मिले कारतूसों की जांच कराई गई। रिपोर्ट में साबित हुआ कि दोनों जगहों पर जो गोलियां चली वो एक ही M4 कार्बाइन से दागी गई थी। यही हथियार बाद में ऑपरेशन महादेव के दौरान बरामद हुआ था। मतलब दोनों हमलों के पीछे वही पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा था। जांच में यह भी साबित हुआ कि फैजल जट उर्फ सुलेमान, जिसने गगनगीर हमले में हिस्सा लिया था, वही पहलगाम हमले में भी शामिल था। डिजिटल फॉरेंसिक, सोशल मीडिया रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस, सीसीटीवी फुटेज और बैलिस्टिक जांच के बाद एजेंसियों को साफ हो गया कि पहलगाम हमला पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए तोयबा टीआरएफ नेटवर्क ने कराया था। इस हमले में एनआईए ने 7 आरोपी बनाए हैं। पहला लश्कर-ए तोयबा / टीआरएफ, जिसका मुखिया हाफिज सईद है। उसके अलावा 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे, परवेज और बशीर, जो फिलहाल अभी जेल में हैं। 3 वो आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारे गए, और साजिश जट, सैफुल्ला साजिश जट, वो मास्टरमाइंड, वो कहाँ है, उसका क्या हुआ। तो मैंने ही खुलासा किया अभी हाल में ही, तकरीबन 22 अप्रैल को मैंने इसका खुलासा आज तक चैनल पर किया कि सैफुल्ला साजिश जट पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद है। फिलहाल लाहौर में जो आईएसआई का हेडक्वार्टर है उसके आसपास रह रहा है। ये एक घोस्ट आतंकी है। मूल रूप से ये पाकिस्तान के कसूर इलाके का रहने वाला है। जहां वो रहता है उसका ठिकाना भी मैंने टेलीविज़न पर दिखाया। अब हम आपके सामने खुलासा करने वाले हैं पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड का। तो ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यही है सैफुल्ला साजिश जट। अली भाई, इसे लंगड़ा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी एक टांग नकली है। भारत सरकार ने बहुत पहले ही इसे लिस्टेड आतंकियों की सूची में डाला हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साजिश जट और सैफुल्ला साजिश जट कश्मीर में भी रहा है। 2005 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आया था, और साउथ कश्मीर में कुलगाम इलाका है, वहाँ पर ये आकर रहा था। और इसने यहाँ जम्मू कश्मीर में लश्कर का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। कई OGW खड़े किए थे, कई पुराने आतंकियों को जोड़ा था, और टीआरएफ नाम का एक मजबूत संगठन इसने 2005 में ही बना दिया था, उसकी नींव रख दी थी। उसके बाद ये फरार होकर के वापस पाकिस्तान चला गया, और फिर पाकिस्तान में बैठकर लगातार जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा है। फिलहाल ये फरार चल रहा है। जांच में गिरफ्तार आरोपियों परवेज अहमद और बशीर अहमद ने भी एनआईए को पूछताछ में बताया था कि तीनों जो आतंकी थे, जब 21 अप्रैल को पहलगाम हमले के एक दिन पहले जब वो आए थे और परवेज और बशीर से मिले थे, तब वो एक तो पंजाबी में बातचीत कर रहे थे और साजिश जट भाई का नाम बार बार वो ले रहे थे। जांच के मुताबिक साजिश जट पाकिस्तान में बैठकर इनक्रिप्टेड नेटवर्क के जरिए आतंकियों को लोकेशन, रास्ते, ड्रोन ड्रॉप और मूवमेंट के आदेश दे रहा था, जबकि ज़मीन पर मौजूद तीनों आतंकी
उन्हीं निर्देशों के मुताबिक हमला कर रहे थे। फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है कि जो मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह साजिद जट अली भाई उर्फ लंगड़ा, ये भागता फिर रहा है क्योंकि पाकिस्तान में जो अज्ञात हमलावर अननोन गनमैन वो इसकी तलाश कर रहे हैं, तो इस वजह से ये अपना नाम हुलिया पहचान बदल कर भागता फिर रहा है और लगातार जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहा है। फिराक में भी रहता है, 3 आतंकी मारे जा चुके हैं और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई जब आतंकी हमला हुआ तो उसका जवाब भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला कर लिया। वो मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर जहां से 26/11 जैसे आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी, कसाब ने वहां पर ट्रेनिंग ली थी और भारतीय सेना कभी वहां अटैक कर पाएगी ये तो मैंने खुद ने कल्पना में भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन उस हेडक्वार्टर को भी ध्वस्त किया गया। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में, कभी भारत में जो इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी हैं उन्होंने भी नहीं सोचा था कि जैश के हेडक्वार्टर को वो ध्वस्त कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ। अब भारत सरकार ने ये तय कर लिया है कि भारत में कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे देश के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।